ओके ठीक। कल कहाँ तक पढ़ लिया था बोलो भाई? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कहाँ तक गए थे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया था कल। ओके ओके, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया था हम लोगों ने। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ ज़रा क्या था? नोटेशन क्या लिया था? आर लिया था, ए लिया था? ए लिया था। ए इसका नोटेशन लिया है, अंडर रूट ऑफ क्या है ये? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये अपन ने लिखा था। स्पेशल केसेस नहीं किए थे, वो कराता हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ और उसके बाद जो न्यूमेरिकल से वो करके हम लोग स्टेशनरी बेस पे चले जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी क्या? अगर आपके पास दो SHPWs हैं और दोनों एक पॉइंट पे एक साथ आ रही हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो आप लोगों ने कल निकाल लिया। और स्पेशल केसेस इसमें क्या है? केस 1, अगर फाई का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। फाई का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे समझाता हूँ मैं, उल्टा चलते हैं। आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, उसको ऐसे नहीं समझना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो उसको। आप ये चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको अपन मैं R बोल देता हूँ, कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम हो जाए। अब कैसे मैक्सिमम बनाएंगे इसको? जो यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी इक्वेशन को अगर मैक्सिमम उसके वैल्यू पे लेकर जाना है तो उसमें आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। समझ आ रहा है? ठीक। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम बनाना है, समझ आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे cos phi का मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो कि +1 होता है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? cos phi +1 कब आता है बताओ? phi क्या हो जाएगा? phi जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1, और cos इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? तो phi का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब बुक में ये उल्टा गया है, ऐसे उसको समझाना है ऐसे कि रिजल्टेंट को मैक्सिमम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अपने को cos phi का मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा। cos phi का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है, और 1 पुट करने के बाद phi का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अब मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस b द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास? a1 प्लस a2। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो हम अगर ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं और दोनों जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? a1 प्लस a2। कब बनेगा? जब दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। समझ में आता है? अब अगर मैं ये कर दूं, इफ मान लेते हैं कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है, a के इक्वल है, समझ में आता है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर देखिए ध्यान से, देयरफॉर ये आपका जो r मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a प्लस a, यानी क्या हो जाएगा? 2a। समझ में आया? क्लियर हो गया? आपकी बुक में इसको a लिया है, फिर यहाँ पर a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू इसको भी a माना है, तो ये भी a वो भी a, कैसे चलेगा? इस वजह से इसको चेंज कर दिया मैंने। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या हो जाता? a इक्वल्स टू 2a हो जाता, 2 और 2 a और a कैंसिल हो जाता, तो क्या बच जाता फिर? 1 इक्वल्स टू 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं उसमें, तो क्या करो? नोटेशन को चेंज कर दो। ठीक, इस वजह से नोटेशन चेंज किया मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अब R को मिनिमम बनाना है मुझे। मैं चाहता हूं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम हो जाए। मिनिमम कब होगा? मिनिमम वैल्यू क्या है cos का? cos 90 क्या होता है? 0 होता है। आप बोलेंगे -1 पुट नहीं कर सकते क्या? -1 अगर आप पुट करेंगे तो इसका वैल्यू बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ? a1 माइनस a2 बनेगा। समझ आ रहा है? ये हो जाएगा बेसिकली a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली ये करना है कि मैं चाहता हूं कि इसका वैल्यू मिनिमम हो। मिनिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म पूरा मैं गायब कर दूंगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, या नहीं, सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या है वो देखना है मुझे। सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या है? मिनिमम करने के लिए मैं करूंगा cos phi क्या हो जाएगा? उसको मैं -1 पुट करूंगा, क्योंकि cos का जो अपना ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। समझ में आ गया? तो उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर क्या है? +1 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है उसका? -1। अनलेस एंड अनटिल अपन क्या कर रहे हैं? अनलेस एंड अनटिल उसका एम्पलीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो cos phi को मैं क्या पुट कर दूंगा? -1 पुट कर दूंगा। तो phi का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? phi का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1, जो कि क्या हो जाएगा? पाई आएगा।
क्या आएगा पाई, पाई यानी क्या 180, cos 180 क्या होता है -1 होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या होने वाला है, वो होने वाला है अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2a1 a2 हो जाएगा। समझ में आता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा a1 माइनस a2, ये अपने पास क्या आ जाएगा आर मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 90 करता तो दिक्कत क्या हो जाती, 90 करता तो दिक्कत हो जाती कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर हो जाता, वो मिनिमम नहीं मिलेगा आपको, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम कब होगा, जब आप क्या कर देंगे, ऐसा कोई एक्सप्रेशन ले आएंगे, a1 में से a2 को माइनस कर देंगे। आप ये बात तो समझ रहे होंगे कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर जो है ये a1 माइनस a2 से तो डेफिनेटली बड़ा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को बात समझ में आ गई कि अगर मिनिमम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, cos फाई को -1 पुट करना पड़ेगा। आपकी बुक में ये सब तामझाम नहीं किया है उसने सीधा बता दिया है कि जब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो फेस को क्या कर दो 0 पुट कर दो, मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो फेस को क्या कर दो पाई पुट कर दो। समझ में आया, क्लियर है? कॉपी कर लो उसको, मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया कि आया कहाँ से ये सब। कैसा गया पेपर? अच्छा था? कल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल्स के लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए हैं ना, फिनॉल्स के लेक्चर्स नहीं करता हूँ। फर्स्ट लेक्चर नहीं है। ओके ओके ओके, अच्छा चलो जल्दी करो, थक गया हूँ मैं आज, जल्दी करो। सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं, तीसरा लेक्चर है सुबह से भी है। ठीक है, चलो तो ये बता दिया तुम लोग को मैंने। इंटेंसिटी का बता देता हूँ, इंटेंसिटी का क्या है। अब जो है इंटेंसिटी वाला जो पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो डायरेक्ट दिया है बिल्कुल, वैसे डायरेक्ट नहीं है, उसका एक लॉजिक है, वो कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। सवाल ये है कि इंटेंसिटी होती क्या है, बोलते किसको इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब क्या, आपके पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई सरफेस है, अब यहाँ पर आकर के वेव यानी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। वेव क्या लाता है, डिस्टर्बेंस लाता है अपने साथ में। तो इसके यूनिट एरिया पे एक सेकंड में, यूनिट एरिया पे एक सेकंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, यही उसका क्या है इंटेंसिटी है। समझ आ रहा है? तो कोई पर्टिकुलर एरिया पर, एक यूनिट एरिया पर एक सेकंड में जितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी वो उसका क्या हो जाएगा इंटेंसिटी बन जाएगा। आसान भाषा में मतलब क्या है, आसान भाषा में मतलब है इंटेंसिटी का मतलब होता है वेव की ताकत।
जिस वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है उस वेव में ताकत ज्यादा है, जिस वेव में इंटेंसिटी कम है उस वेव की ताकत कम है। समझ आ गया? और इंटेंसिटी यानी ताकत, जो वेव है, वेव की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। मतलब क्या, मैं अभी बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, ये जो वेव यहाँ से मेरे माउथ के पास के पार्टिकल्स को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रहा है, साउंड वेव क्रिएट हो रही है और ये आपके कानों तक पहुंच रही है, फिर आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है। समझ आ रहा है? ठीक। तो अब जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि अब जब मैंने बोला तो मैंने माउथ के पास के पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी दे दी, अब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से मैं बोलूंगा इंटेंसिटी बढ़ गई। समझ आ रहा है? तो अगर वेव की ताकत बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वेव की ताकत बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये मतलब होता है उसका। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है। ये अपने को एक्सपेरिमेंटली मिला है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या, अब इस बात को समझो। आप बोलेंगे सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? ये जरूरी है क्योंकि आपके बुक में डायरेक्ट दिया है वो फॉर्मूला। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट आई हो जाएगा। A इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट आई। तो रिजल्टेंट का मुझे जरा फॉर्मूला बताओ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो इसको मैं अभी ए आर लिख देता हूँ। क्या ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये भी लिख सकते हैं ए आर। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा A1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2A1 A2 cos फाई। समझ आ रहा है? ठीक है ना, ऐसा है। जहां पर भी ए स्क्वायर आ रहा है वहां पर आई लिखेंगे, जहां पर ए आ रहा है वहां पर रूट आई लिखेंगे। ठीक, यहां पर ए आर का स्क्वायर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, आई आर लिखूंगा, ए स्क्वायर की जगह आई लिखूंगा। समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू, यहां पर के टाइम्स इक्वल्स टू के टाइम्स ए स्क्वायर होगा, के का वैल्यू 1 मान रहा हूं मैं, ऐसा है। A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, I1 हो जाएगा। A2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, प्लस 2 A1 है तो क्या होगा, रूट I1 रूट I2 cos फाई। समझ आ गया? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले से मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना लिया। समझ आया? क्लियर हो गया? तो आपको ये फॉर्मूला बनाना तो मैंने सिखा दिया। अब आपकी बुक का जो एक्सप्रेशन है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, वो कहां से आया वो मैं आपको समझाता हूं। कोई भी एक्सप्रेशन को मुझे मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर मुझे आई आर को आई मैक्सिमम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस फाई को 1 पुट करना पड़ेगा। उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, एक साथ लिख देते हैं, I1 I2 स्क्वायर रूट ही है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, देयरफॉर आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो क्या होगा, a प्लस b द होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन गया, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। समझ आता है? अब देयरफॉर आई मैक्सिमम रूट आई होगा तो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो यहां पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। टेक्स्ट बुक ओपन करो और चेक करो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। यही लिखा है, प्रोपोर्शनैलिटी दिया है उसने, के का वैल्यू नहीं माना है 1, वो अपन मान लेंगे आगे जाके, फॉर्मूला यही यूज करेगा आगे जाके न्यूमेरिकल में। ठीक है, समझ आ गया? तो इतना सब तामझाम छोड़ के उसने ये डायरेक्टली लिख दिया हुआ, मैंने पूरा समझाया कि वो आया कहां से। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर मैं आई मिनिमम लिखना चाहता हूं तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बोलो। आई मिनिमम क्या होगा, वो A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ये आपका आई मिनिमम है। समझ में आता है? क्लियर हो गया? तो ये आई मैक्सिमम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आई मिनिमम भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दोनों एक्सप्रेशन बता दिए। अब इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं आपको। आई मिनिमम का और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंटेंसिटी के टर्म्स में, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। हल्के में नहीं लेना है भाई, हाँ नीट में सवाल आए इस पे, रिसेंट ईयर्स में सवाल आए, वेव ऑप्टिक्स का सवाल था। ठीक है, ऐसा है, सेम फॉर्मूले लगेंगे वेव ऑप्टिक्स में। वहां पर क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, अभी
अपन मैकेनिकल वेव्स ले रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे, लाइट वेव्स लेंगे, सेम फंडे लगाएंगे उस पर। ये लिख लेना, मैक्सिमम कब आया है, जब अपन ने cos फाई को क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, +1, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू कब आया है, जब अपन cos फाई को क्या पुट किए हैं, -1, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। लिख लेना वहाँ पर साइड में, ठीक है। चलो, तो कोई चीज़ रटा नहीं रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ का लॉजिक बता रहा हूँ, आया कहाँ से वो। ओके चलो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, your टेक्स्ट बुक का देखो। चलो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल 6.1। तो एग्जाम्पल 6.1 क्या कहता है, आइए समझते हैं। The displacement of two sinusoidal waves propagating through a string are given by, दो displacements दिए गए हैं, y1 is 4 sin 20x minus 30t and y2 is 4 sin 25x minus 40t। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। Where x and y are in centimeter, t is in seconds. Calculate the phase difference between the two waves at x equals to 5 centimeter and t is equals to 2 second। सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना है और अपने को x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और t का वैल्यू 2 सेकेंड दिया हुआ है। और दूसरा क्या पूछा है, व्हेन द टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटी। वही फॉर्मूला यूज करना है जो अपन ने देखा है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहली चीज अपने को निकालना है डेल्टा फाई निकालना है। और दूसरा क्या दिया है, x इक्वल्स टू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, t इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, ये दिया है ना। हाँ, और सेकेंडली क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स और आई मिनिमम अपने को निकालना है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या होगा यहाँ पर। अभी सबसे पहले डेल्टा फाई निकालना है। डेल्टा फाई मतलब क्या, चेंज इन फेज डिफरेंस। तो φ2 माइनस φ1 करना पड़ेगा। फेज कितना है, ये है फेज, लेकिन फेज कब निकालना है, 5 और 2 पे निकालना है। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो बताओ जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 साइन 20 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा, है ना। 5 to the 10 यानी क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या होगा, कितना हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा 4 साइन 40। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, ये हो जाएगा 4 साइन 125 माइनस 40 इंटू 2 यानी 80, कितना हो जाएगा 45, है ना। तो 4 साइन 45 हो जाएगा। तो फेस क्या होता है, साइन का एंगल होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बता दो, मॉड में ले लो 45 माइनस 40 क्या होगा 5 रेडियन, ये फेस डिफरेंस है। समझ में आ गया, बता चुका हूं ना पहले भी, द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, साइन का और कॉस का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। फिर एंगल का डिफरेंस ले लो तो फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, सेकेंडली क्या निकालना है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या निकालना है, आई मैक्सिमम निकालना है। फॉर्मूला बोलो,
a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। बताओ जल्दी से क्या होगा, 4 प्लस 4 द होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64। आई मिनिमम का वैल्यू बताओ जल्दी से, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। समझ में आ गया कि 0 आएगा, 4 माइनस 4 यानी 0। समझ आया, क्लियर हो गया, कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया, कॉपी कर लिया, चलो समझ में आया सबको, डिफिकल्ट तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भैया चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, अ पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग मेक्स 4 मिलीसेकंड, sorry takes 4 millisecond to move from its mean position to one of its extreme position. The distance between two consecutive points on the string which are at their mean position at a certain time instant is 2 centimeter. Find the frequency, wavelength, speed of the wave. ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको ट्रैवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज पता है, ये तभी आपसे सॉल्व होगा। कोई बहुत भारी भरकम सवाल नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला पुट करो आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको कि क्या आपने पढ़ा है, क्या मतलब था उसका। तो आपके पास मान लीजिए कि ट्रैवलिंग वेव है, ठीक, यहाँ पर ही क्या कहता है कि आपके पास एक प्रोग्रेसिव यानी ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, अ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग टेक्स 4 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, इसको ऐसे समझो, मेरे पास यहाँ पर मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। अब यहां से कोई वेव आई, समझ में, यहां से कोई वेव आई, ये वेव ने क्या कर दिया, जैसे ये वेव आई तो ये पार्टिकल को क्या कर देगा, डिस्टर्ब करता हुआ चले जाएगा, डिस्टर्बेंस पार्टिकल को मिलेगा। तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। समझ आ गया? क्या सब पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करेंगे? नहीं, सब पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे। क्यों? सब तक एक साथ वेव नहीं पहुंची है। सबसे पहले पार्टिकल 1 पे पहुंचेगी, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। समझ आ गया? सबसे लेट कौन ऑसिलेट करेगा? छठा वाला पार्टिकल। सबसे पहले कौन करेगा? फर्स्ट वाला पार्टिकल, क्योंकि सबसे पहले वेव तो उसी को मिलेगी। बात समझ में आती? ठीक। तो सबसे पहला जो है वो फर्स्ट वाले पार्टिकल को वेव मिली, तो फर्स्ट वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो अब उसने अपना ऑसिलेशन शुरू कर दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा और 2 वाले पार्टिकल को मिला, फिर 2 वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सब ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल है, क्या ये सब एक साथ ऊपर जाके सब एक साथ नीचे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होगा। होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि सब बेसिकली ऑसिलेट तो करेंगे,
सबके सब पार्टिकल जो है ऑसिलेट तो करेंगे, सबका टाइम पीरियड भी सेम होगा, लेकिन जब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा या फिर ऐसे समझो यहां से जाके जब यहां आएगा तो ये वाला पार्टिकल जो होगा ना, ये कहां जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा है तो ये कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब ये फर्स्ट वाला पार्टिकल यहां से जाकर के यहां आएगा फिर कहां जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये वाला पार्टिकल कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कि ये दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सब एक साथ ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहे, सब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सब क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को बात समझ में आती है। अब क्या, ध्यान से सुनो। अब बोलता है कोई एक पार्टिकल ले लो, कोई एक पार्टिकल को मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए, कोई एक पार्टिकल को मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया, 4 मिली सेकेंड लग गए। कोई पार्टिकल को मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया, 4 मिली सेकेंड लग गए। ये अपने पास अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने में उसको कितना लगा, 4 मिली सेकेंड लगा। ये वाला टाइम क्या होता है, t/4 होता है क्या, कैसे t/4 होता है, टोटल कितना होता है t, तो यहां t/4, वहां t/4, यहां t/4 और यहां t/4। समझ आ रहा है, यहां से यहां तक जाना t/4, रिटर्न आना t/4, इधर t/4 उधर t/4, सब मिला करके t होगा। यानी मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगता है, t/4, और वो t/4 जो है वो कितना है, 4 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 16 मिली सेकेंड। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड कितना होगा, 1/16 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। समझ में आ गया, बाकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो उसका। समझ आता है, ठीक है, ये पार्ट तो निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि आपको कुछ बोला है उसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग व्हिच आर एट देयर मीन पोजीशन एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या, दो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल है जो एक साथ मीन पोजीशन पे होंगे, दो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल जो एक साथ मीन पोजीशन पे होंगे। तो जरा इसको समझो कि यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है और यहां एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, अलग अलग नाम देते हैं, ए बी और सी पार्टिकल देते हैं। तो ए और सी का मोशन कैसा होगा बताओ, सेम होगा। ए जैसे ऐसे ऊपर जाएगा तो सी भी क्या करेगा, ऐसे ही दोनों क्या करेंगे, साथ साथ में ऑसिलेट करेंगे। ए और बी का मोशन कैसा होगा, आउट ऑफ फेस। ए अगर ऊपर जा रहा होगा तो बी कहां जाएगा, नीचे, ऐसे जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल बोला है, तो मुझे बताओ जिस टाइम पे ए मीन पोजीशन पे होगा उसी टाइम पे बी होगा, उसी टाइम पे सी भी होगा। लेकिन ए और सी कहां जा रहे होंगे, अगर ऊपर जा रहे होंगे तो बी कहां जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। समझ में आ गया, कॉन्सेक्यूटिव बोला है तो ए और सी लेंगे या ए और बी लेंगे, ए और बी लेंगे, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव बोला है उसने। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एक इंस्टेंट पे ए बी सी तीनों कहां पर होंगे, मीन पोजीशन पे होंगे। लेकिन ए और सी कहां जा रहे होंगे, ऊपर अगर जा रहे होंगे तो बी कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। समझ आ गया। लेकिन कॉन्सेक्यूटिव बोला है तो अपन क्या करेंगे, ए और बी को लेंगे। समझ में आ गया, ये तो नहीं बोला ना कि दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये तो नहीं बोला या दोनों नीचे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोला। सिर्फ बोला कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होंगे, मीन पोजीशन पे होंगे। ये दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस बताओ कितना होता है, लैम्बडा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो λ/2 क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो लैम्बडा क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ आया, क्लियर हो गया, हो गया, इतना आसान है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है, एन लैम्बडा भी तो फॉर्मूला है, एन क्या है यानी एफ लिया है अपन ने यहाँ पर। तो एफ क्या है, वो आपका 1/16 इंटू ये 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा कितना आया, 4 इंटू 10⁻²। आप सॉल्व करके आंसर निकाल लो। लॉजिक समझा, क्लियर हुआ, चलो देखो।
समझ आया सबको? ठीक है ना, टफ नहीं है, कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान सवाल है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर गड़बड़ है। ये समझा ना T/4 कैसा हुआ, क्लियर हुआ ना? ये SHM में बताया था मैंने, ऑसिलेशंस में। चलो भाई, अब जो है अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में। स्टेशनरी वेव्स पुराने सिलेबस में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक अलग से चैप्टर था और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर था, बहुत ज़्यादा वेटेज था इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टेशनरी वेव्स जो है ये हम लोग पढ़ते हैं। स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स क्या हैं? तो स्टेशनरी वेव्स के लिए मैं ग्रुप पे एक लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, भेजा हूँ मैंने। हाँ, तो वो स्टेशनरी वेव का डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, यूट्यूब के बच्चे, उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख लें। यूट्यूब का एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देगा कि एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं। तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स ऐसे बनाई जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या स्टेशनरी वेव्स बेसिकली क्यों बनती है, कैसे बनती है? तो अपन ने कल सुपरपोजिशन पढ़ा था, है ना? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। तो सुपरपोजिशन जब होता है वेव्स का तो 3 फिनोमेना हो सकते हैं, या तो इंटरफेरेंस होगा, या तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, या तो बीट्स फॉर्म होगी। समझ आया? तो सुपरपोजिशन जब होगा तो अपन क्या करेंगे, या क्या मिलेगा अपने को? या तो इंटरफेरेंस मिलेगा, जो अपन इतने टाइम से देख करके आ रहे हैं। इंटरफेयर तो कर रही है वेव, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस एक ही बात है। समझ में आ गया? तो इंटरफेरेंस होगा वेव्स का, या तो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगी, स्टेशनरी वेव्स, या तो बीट्स फॉर्म होंगी। बीट्स क्या? वो जो आपका एम्बुलेंस में नहीं लगा होता टोनो टोनो टोनो, वही क्या है आपका? बीट्स है। समझ में आ गया? तो वो कैसे फॉर्म होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन से ही क्या होता है? आपके बीट्स फॉर्म होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? इवन जो आजकल के ईयरफोन्स आते हैं, ईयरफोन्स में भी नॉइस कैंसिलेशन करके लिखा होता है फीचर्स में। नॉइस कैंसिलेशन में क्या होता है? जो नॉइस इसको इसके तरफ आती है, ईयरफोन की तरफ, तो जो नॉइस मतलब बेसिकली जो वेव आ रही है, आपका ईयरफोन इतना काबिल होता है कि वो क्या करे, जो वेव आ रही है उसको काटने वाली उसकी उल्टी वेव बना करके भेज देता है, ताकि ये जो यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है उस डिस्टर्बेंस को वो खत्म कर दे। समझ में आ गया? ईयरफोन लगाओ कुछ सुनाई नहीं देता, समझ आ रहा है? तो नॉइस कैंसिलेशन फीचर होता है उसके अंदर। समझ आ गया? तो वेव आ रही है तो वेव वो क्या करता है, एक उसके बिल्कुल उल्टी अपोजिट फेज वाली वेव जनरेट कर देता है, ताकि वो दोनों क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। समझ आया? क्लियर हो गया? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें काम आता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस होगा, या तो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होगी, या तो बीट्स होगा। तो अपने को अभी पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना है स्टेशनरी वेव्स के बारे में। अब स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेशनरी वेव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो ये फिनोमेना है स्टेशनरी वेव्स का, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन 2 रिजिड एंड ले लेते हैं। ऐसे 2 दीवार ले ली, मान लो मैंने, ऐसे 2 दीवारों के बीच में एक टाइट रस्सी बांध दी मैंने, रस्सी बांध दी। मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे प्लग करता हूं। जैसे इसको मैं प्लग करता हूं, जैसे सितार गिटार में होता है ना, गिटार में होता है, अपन क्या करते हैं, ऐसे प्लग करते हैं, जो उसमें वायर लगा होता है प्लग करते हैं, तो प्लग करने पे क्या होता है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ होता है। वो सितार गिटार का मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए कि वो कैसे काम करता है, आपको रस्सी पहले दी गई। सीधा आपको गिटार तो समझाएंगे नहीं, आपको क्या करेंगे, पहले रस्सी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपन प्लग करेंगे। प्लग करने से क्या होगा, प्लग करने से ऐसी एक वेव जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी। तो ये वेव यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुई। और अपने को पता है, अपन ने कल के लेक्चर में सीखा कि ट्रांसवर्स वेव जब जाकर के रिजिड एंड पे टकराएगी तो उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है आपका ट्रफ, तो ट्रफ आपका आएगा तो यहाँ से क्या रिटर्न आएगा, आपका क्रेस्ट रिटर्न आएगा। होता क्या है, होता ये है कि ये वेव एक गई इंसिडेंट वेव और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दोनों मिलकर के लूप्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, लूप्स। आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली लूप्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लूप्स फॉर्म करते हैं जिसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल रेस्ट पर होते हैं, मोमेंटरी रेस्ट पर नहीं, रेस्ट पर ही होते हैं वो। अगर आप क्या करो, ट्रैवलिंग में एक रस्सी को एक एंड पे बांधो और यहां से आप क्या करो, उसको जर्क दो, कोई भी पॉइंट अगर आप रस्सी का पकड़ने की कोशिश करेंगे, वेव रुक जाएगी, एनर्जी आगे फ्लो होगी क्या, नहीं होगी। समझ आ गया। लेकिन जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो रस्सी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर आप ऐसे पकड़ भी लेंगे ना पॉइंट्स को,
कुछ नहीं होता है। वेव अपनी एनर्जी इतने रीजन में कन्फाइंड होती है, इतने रीजन में एनर्जी क्या होती है, कन्फाइंड। वेव अपना चलती रहती है, यहां से वेव जा रही है, वहां टक्कर खा के आ रही है और लूप फॉर्म हो गए। और कुछ पॉइंट हमेशा क्या होते हैं रस्सी पे, रेस्ट पर होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आप जैसे ही वो देख लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन वाला वीडियो, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक, अब क्या ट्रैवलिंग वेव में क्या होता था, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, एग्जांपल दिया मैंने, यहां से डिस्टर्बेंस आया तो पार्टिकल अपना ऑसिलेट करना शुरू करते, सब एक साथ ऑसिलेट करते थे क्या? नहीं, जिनका डिस्टर्बेंस यहां पर डिस्टर्बेंस 1 को पहले मिला तो 1 ऑसिलेट करना शुरू करेगा, फिर 1 का कुछ ऑसिलेशन पहुंच चुका है, फिर 2 ने स्टार्ट किया ऑसिलेशन, 3 थोड़ा सा स्टार्ट किया है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे थे लोग, समझ में आ गया? आगे पीछे ऑसिलेशन था। स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता है। जब आपने एक वेव यहां से भेजी, वही रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर आ गई, ऐसी वेव फॉर्म हो रही है। तो स्टेशनरी वेव में एक लूप के पार्टिकल एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, समझ आ गया? ये लूप के पार्टिकल भी एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, ऐसा होगा। समझ आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां पर कोई भी पॉइंट हमेशा रेस्ट पर नहीं था, यहां पर कुछ पॉइंट्स क्या है, हमेशा रेस्ट पर रहेंगे। वहां पर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, समझ में आ गया? एक साथ ऊपर एक साथ नीचे ऑसिलेट नहीं करते थे, ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर एक लूप के पार्टिकल एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, ये वाले पार्टिकल भी एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, लेकिन आउट ऑफ फेज होते हैं। ये सब पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो ये नीचे जाएंगे, ये नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे पार्टिकल उसमें चलते रहते हैं। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? और एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर जब अपन ट्रैवलिंग वेव लेते थे तो ये पार्टिकल जो है अगर यहां तक ऑसिलेट करेगा तो दूसरे पार्टिकल जब वेव जाएगी तो वो भी कहां तक जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड भी ए ही होगा। अगर इसका ए है, तीसरे पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड A1 है, या मान लो ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्या होगा, ये इसका हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होगा। सेकेंड वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अगर 2 सेंटीमीटर तो इसका भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1। मतलब क्या, रस्सी पे जो पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। सबका एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं है। कुछ पार्टिकल का तो एम्पलीट्यूड क्या है, 0। कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक के एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाला पार्टिकल एक के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल 2 के एम्पलीट्यूड से, तीसरा पार्टिकल 3 के एम्पलीट्यूड से। समझ में आ गया? एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 1। समझ में आ गया? सेकंड पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या, मान लो 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इस तरीके से आप बोलेंगे ये तो कम रास्ता ट्रैवल किया, ये तो ज्यादा रास्ता ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड सबका सेम है। ध्यान रखना, जब एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जा रहे हैं तो मतलब टाइम पीरियड क्या है, सबका सेम है। भले एम्पलीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस सिंपल पेंडुलम वाले केस में पढ़ाया था मैंने। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से यहां पर अभी डिफरेंसेस क्या है बताओ जरा। सबसे पहले तो आइडेंटिकल वेव है, ये जाने वाली वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव। समझ में आ गया? टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन इंटरफेयर ईच अदर forms a wave in the form of loops and that wave is called as stationary waves. दो आइडेंटिकल वेव, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सेम पाथ पे चल रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया? तो अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक वेव यहां से भेजे, एक वेव यहां से भेजे, दोनों को इंटरफेयर करा दिया, स्टेशनरी वेव बन गई। ऐसा नहीं होता है। जो वेव है वही अगर रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो क्या करेगी, स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगी। समझ में आ गया? तो ये वेव भेजे, ये रिफ्लेक्ट होकर के आगे तो क्या फॉर्म करेगा, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के बाद क्या क्या चीजें बदल गई, कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, हमेशा रेस्ट पर होंगे, जिनको क्या बोलेंगे, नोड। नोड का मतलब गांठ होती है, गांठ। ऐसा लगता है कि रस्सी में यहां पर गांठ पड़ गई है। समझ में आ गया? तो नोड हो जाएंगे। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे एंटी नोड। क्या बोलेंगे उसको, एंटी नोड। और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा क्या, नहीं, अलग अलग एम्पलीट्यूड सब ऑसिलेट करेंगे। लेकिन एक लूप के पार्टिकल अब क्या होगा, सब एक साथ नीचे एक साथ ऊपर। ये वाले का एक साथ नीचे एक साथ ऊपर, लेकिन एडजेसेंट लूप्स क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, ऐसे 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 चलेंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, कुछ पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट पर हैं, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। कुछ पार्टिकल रेस्ट पर है, उनको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, उनको क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे। तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, एंटी नोड कहलाएगी।
समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो एंटी नोड समझ में आता है। उसके बाद रिजिड बाउंड्री पे हमेशा क्या बनेंगे, नोड्स ही बनेंगे। रिजिड बाउंड्री पे हमेशा क्या बनेंगे, नोड्स ही बनेंगे। नोड कौन से पार्टिकल है जो मूव नहीं करते, ये तो रिजिड है ना, ये तो मूव ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये पोजीशन मूव नहीं करेगा, तो रिजिड एंड पे हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। सबको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आसान है ये चीज आपको समझना है। दो लूप के एडजेसेंट लूप के जो पार्टिकल्स होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे, और एक लूप के पार्टिकल सबके सब इन फेज होंगे। इन फेज यानी क्या, सेम, एक साथ ऑसिलेट करेंगे सब। समझ में आ गया, हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया, क्लियर। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन याद से देख लेना। वो लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा है, वरना मैं प्रोजेक्टर पे दिखाता उसको। यहां तक समझ में आएगा ना। अभी कुछ लिखना नहीं है, ये तो अभी सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे अपन उसका, ये मत कुछ बनाओ, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है, when two identical traveling waves traveling लिखना, waves traveling, when two identical waves traveling along the same path, when two identical waves traveling along the same path but in opposite direction, traveling along the same path but in opposite direction, interfere with each other, but in opposite direction, interfere with each other, then the resultant wave is called as stationary wave. Interfere with each other, then the resultant wave is called as stationary wave. Then the resultant wave is called as stationary wave. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। क्या बोला मैंने, दो आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट वेव बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। लूप्स के फॉर्म में वेव बनाते हैं। लूप मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड पाथ, उसको क्या बोलते हैं, लूप। ठीक है, लूप्स के फॉर्म में वेव बनाते हैं और उस वेव को क्या बोलते हैं अपन, स्टेशनरी वेव बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये स्टेशनरी वेव हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। ठीक, ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पर अपने को क्या करना है, स्टेशनरी वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, इसको समझते हैं। सबको क्लैरिटी आ रही है कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक बार वो डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें लगने वाली हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नहीं पता है, याद कर लेना। ठीक, तो नीट वाले बच्चे, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पता है ना, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलो भाई, अब क्या, तो अपने पास क्या है, ऐसे ये एक वेव गई और ये रिफ्लेक्टेड वेव आई, तो एक इधर जाने वाली वेव है, एक इधर जाने वाली वेव है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लो, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मान लो। समझ आता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि जब मुझे क्या करना है, SHPW का इक्वेशन लिखना है, और अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके। आपकी बुक में जो फॉर्मेट लिया है ना, उससे डेरिवेशन डिफिकल्ट होता है। आसान वाला फॉर्मेट भी है, लेकिन जो बुक में दिया है मैं कराता हूँ स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। आंसर उससे भी आएगा, जो रेफरेंसेज में NCERT में दिया है उससे भी आएगा, लेकिन बुक में जो दिया कराता हूँ मैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई वेव
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये इसका फॉर्मेट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा। n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये सारी चीजें अपने को पता ही है ना। तो ये कौन से डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन में है। समझ में आ गया, ठीक है। अब y2 मुझे निकालना है। y2 क्या होगा, a साइन 2 पाई nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा। समझ में आ गया, प्लस क्यों लग गया, ये कौन से डायरेक्शन में जा रही होगी, अलोंग नेगेटिव एक्स। तो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो वो क्या जा रहा है, नेगेटिव एक्स में। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये हो जाएगा अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आती बात, क्लियर है। तो ये माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया कि अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो क्या लिखेंगे, nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो क्या लिखेंगे, nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा। समझ में आता है। अब क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो। अभी हम लोग ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाले फॉर्म डेरिवेशन में भी किया था। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल मैंने लगाया, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y1 प्लस y2। y1 क्या है, वो है a साइन 2 पाई, और ये क्या है, nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा, प्लस ये क्या है बताओ जरा, a साइन 2 पाई, और ये क्या है, nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा। समझ में आता है, क्लियर हो गया। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं, और बाकी कहानी क्या होगी देखो ध्यान से। a को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 2 पाई को भी अंदर भेज देता हूं, तो साइन क्या हो जाएगा बताओ जरा, 2 पाई nt माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन 2 पाई nt प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये बन गया तुम्हारा साइन c प्लस साइन d, है ना। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहां पर लिखा है मैंने, तो वो अपने को अप्लाई करना है। पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। ये समझाना क्या किया है मैंने, ये कौन सी वेव है, पॉजिटिव एक्स में चलने वाली, और ये नेगेटिव एक्स में चलने वाली, ऐसा ही है। हो गया। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद रखो, यूज होने वाला है। तो यहां पर क्या हुआ, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है अपने को, a तो कॉमन आ गया। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन c प्लस डी बाई इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन c प्लस डी मतलब क्या है, 2 पाई एन टी माइनस ये पूरा c है 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, c प्लस डी
c प्लस डी, डी क्या है 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, ये क्या है बताओ, क्या है अपने पास यहाँ पर क्या है 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है, माइनस 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये समझा, डिवाइडेड बाय 2, क्यों माइनस अंदर भेजेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, ठीक। अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल हो गया, उसके बाद प्लस 2 पाई एन टी और माइनस 2 पाई एन टी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन, ये क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू 2 साइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, यहां क्या बचेगा जरा बताओ, माइनस 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 लैम्बडा, ये समझ आ गया, 2 लैम्बडा कैसे आया, नहीं समझ में आया, शाजमीन को नहीं समझ में आया, तो माइनस 4 पाई एक्स बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय क्या है 2, ये दोनों साथ में, तो ये उसको पुश करेगा और 2 लैम्बडा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सैकड़ों बार बता चुका हूं मैं सब, ठीक। उसके बाद क्या है डिनोमिनेटर में क्या बच गया है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर बच गया तुम्हारे पास डिवाइड बाई 2, है ना, डिवाइड बाई 2 है क्या, नहीं हो गया ना, 2 और 2 आ गया, तो यहाँ तक तो अपने को बात समझ में आ गई। अब क्या, ये 2 मत काट देना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 2 नहीं काटना है, ये इसका एंगल है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 2, तो बताओ क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a और ये होगा 2 साइन और ये क्या हो जाएगा 2 पाई एन टी इंटू क्या होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है। हाँ बोलो, नहीं ना, ठीक। तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, 2a और cos 2 पाई x इंटू यहां पर हो जाएगा तुम्हारा साइन 2 पाई एन टी है ना, यानी इसको लिख देता हूं ओमेगा टी, 2 पाई एन तो ओमेगा होता है, समझ में आ गया, तो ये मेरे पास y आ गया, ऐसे एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो इसमें टर्म है ना, इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आप बोलेंगे ये क्या भला है, समझना पड़ेगा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है 2a cos 2 पाई है, नहीं क्या है वो, बराबर है लैम्बडा है ना, कहां गया, हाँ ये क्या था, कहां से लिखा था अपन ने जरा बताओ उसको, कॉस वाला ना, तो ये क्या था 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा है, तो ये अपने पास क्या है, ये है 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां तो अपने को ये देख करके समझ में आ रहा है कि ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है। क्यों ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव का जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a sin ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स प्लस या माइनस फाइ नॉट। क्या ये ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ आ रहा है क्या, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ आ रहा है, फाइ नॉट कट ऑफ, क्या ये ऐसा नजर आ रहा है कुछ, ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स कुछ नजर आ रहा है, ओमेगा टी अपना अलग है, और ये 2 पाई वाला लैम्बडा क्या होता है, के ही तो होता है, के एक्स अलग है, ओमेगा टी अलग है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है, ये क्या है, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। अब मैं बताता हूं आपको कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसको क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये जो है यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, इसी पर एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, ऐसे वेव फॉर्म हो रही है स्टेशनरी वेव, इसका एम्पलीट्यूड अलग, इसका अलग, ये वाला पार्टिकल का 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 अलग, ये 0 है। x इक्वल्स टू 1 पे एम्पलीट्यूड मान लो 1 है, x इक्वल्स टू 2 पे एम्पलीट्यूड मान लो क्या है 2 है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वाला टर्म बदलते जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो जैसे जैसे क्या करेंगे आप, x कोऑर्डिनेट बदलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वाला टर्म बदलते जाएगा। यानी बेसिकली इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये जो है x के साथ में जो वेरी करेगा वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। समझ में आ रहा है कि हमारा जो एब्सिसा है उसके साथ में कौन वेरी कर रहा है, ये वाला एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूं मैं, क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड अलग होते जा रहा है। पहले एम्पलीट्यूड क्या है 0, फिर बड़ा 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 मैक्सिमम, फिर कम होते 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 फिर क्या हो गया 0। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा, वेरी करता जाएगा। यानी क्या, जो अपना एम्पलीट्यूड है उसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट आना चाहिए,
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चलने पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो इसी वजह से अपन ने ये वाले पूरे टर्म को क्या मान लिया, एम्पलीट्यूड मान लिया। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चलने पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरी करता है। देखो ना, समझ में आ रहा है अपने का, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो अपने एम्पलीट्यूड के टर्म में एक्स वाला टर्म आना चाहिए। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड क्या है, ये पूरा एम्पलीट्यूड का टर्म है। ठीक, तो अब ये हो जाएगा हियर, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। डेफिनेटली ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है, ये समझ में आ गया। किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आया है वो क्या आया है, वो है 2a cos 2 pi x by लैम्बडा। ये अपने पास आया है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a cos kx। 2 pi by लैम्बडा क्या होता है, k होता है। तो ये अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है 2a cos kx। समझे, क्लियर हो गया? आगे की जो कहानी है वो इसी से आगे बढ़ने वाली है, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्लियर होगा? कॉपी करो फटाफट। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, अच्छे से करके जाओ उसको। ठीक है, चलो हो गया। चलो भाई, तो ये अपन ने कर लिया। अब जो जो पोजीशंस पे पार्टिकल जो है बिल्कुल रुका हुआ है उनको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और जो पोजीशन में पार्टिकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को अब ये पता करना है कि अगर रस्सी पर अपन ने स्टेशनरी वेव जनरेट कर ली, वहां पर लूप्स बन गए, तो कौन कौन सी पोजीशन पे नोड बनेंगे और कौन कौन सी पोजीशन पे एंटी नोड बनेंगे। अपने को पोजीशन निकालना है। समझ आ रहा है कि अपने को ये अपन ने एक रस्सी ली और अपने को यह पता करना है कि ये पोजीशन पे या ये पोजीशन पे या ये पोजीशन पे एंटी नोड या नोड बनेगा या नहीं बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सी पोजीशन पे नोड बनेंगे और कौन सी पोजीशन पे एंटी नोड बनेंगे। तो आपको बार बार रस्सी लेकर के स्टेशनरी वेव फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकली आप क्या कर लेंगे, ये पता कर लेंगे कि कहां पर नोड बनेगा और कहां पर एंटी नोड बनेगा। समझ आया, क्लियर हो गया। तो आपको अब क्या निकालना है, नोड और एंटी नोड। आर का फॉर्मूला क्या आया, 2a cos kx, ये आया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
नोड वो पॉइंट होता है, नोड वो पॉइंट होता है, वो पोजीशन होती है जहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। यही होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहां पर जीरो होता है। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 2a cos kx इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। 2a नीचे चले जाएगा तो देयरफॉर cos kx क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos kx हो जाएगा जीरो, 0.2a इज जीरो। देयरफॉर kx क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ जीरो। cos जीरो कितना होता है, 1। cos जीरो क्या होता है ना। अरे ये cos इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब क्या है, cos के टेबल में जीरो कब कब आता है, कब कब जीरो आता है, 90 पे, π/2 पे, 1π/2 पे आता है, 3π/2 पे आता है, 5π/2 पे आता है, 7π/2 पे आता है एंड सो ऑन। समझ आ गया, इन सब वैल्यूज पे वो क्या आता है, जीरो आता है। समझ आया, क्लियर है, ऐसा है। तो सॉल्व करने का तरीका समझ लो अभी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है, देयरफॉर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर ये जो है इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, इसका जनरल एक्सप्रेशन है kx इज इक्वल्स टू, आपकी बुक में 2p + 1 लिया है, -1 लिया है, मैं +1 ले रहा हूँ, उसका लॉजिक समझाऊंगा मैं। 2p + 1 π/2 ये आपके पास आ गया। क्या है ये जनरल है। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर 2p - 1 π/2 लेते हैं तब भी वो ऑड नंबर्स का वेरिएशन बताएगा, लेकिन आपको p को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं मतलब समझाता हूं। p को पुट करो, क्या आएगा, 0 पुट करो, ये हो जाएगा 0। 0 + 1 क्या होगा, 1 π/2 पहला आ गया। 1 पुट करो, 2 × 1, 1 + 1 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 π/2। 2 पुट करो, 2 ^ 4 + 1 5 π/2। यही आते जा रहे हैं, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। और ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2p - 1 π/2, लेकिन यहां पर अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -π/2। -π/2 आ रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर आपको p का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 पुट करो, अब क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 - 1 क्या होगा, 1, 1 π/2 आ गया। समझ आ गया। तो बुक में ये दिया हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों गलत नहीं है। सिर्फ यहां पर p कहां से स्टार्ट हो रहा है वो बदल जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देयरफॉर मैं ये वाला एक्सप्रेशन ले लेता हूं, kx इज इक्वल्स टू क्या है, kx इज इक्वल्स टू बताइए क्या है, या ये वाला आपकी बुक वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं, 2p - 1 क्या है, π/2। k क्या है बताओ जरा, 2π/λ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p - 1 π/2। पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2p - 1 λ/4। ये आपका x का वैल्यू आ गया। मतलब क्या, ये पोजीशंस पे आपको क्या मिलने वाले हैं, नोड मिलने वाले हैं। समझ आ गया। कौन कौन सी पोजीशंस है, p कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। 1 पुट करो, यानी पहला क्या मिलेगा, λ/4 पे। 2 पुट करो, 4 में, यानी 3 λ/4 पे। यानी बेसिकली आपको नोड कहां कहां मिलने वाले बताइए, आपको नोड मिलने वाले हैं, नोड मिलेंगे λ/4 पे, फिर 3 λ/4 पे, फिर 5 λ/4 पे, फिर 7 λ/4 पे एंड सो ऑन। ये पोजीशंस पे आपको नोड मिलेंगे। याद कर लेना है, ये जनरल कंडीशंस भी याद कर लेना। तो अलग अलग किताबों में दोनों दिया होता है, मैंने आपको दोनों समझा दिया। कुछ किताबों में ये दिया होगा, कुछ किताबों में ये दिया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, पी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। समझा, क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो। टाइम क्या हो रहा है, 8:40।
हो गया। चलो अब क्या करना है, अब वो पोजीशंस निकालनी है जहां पर अपने को एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, तो अब एंटी नोड वाले केसेस देखते हैं। तो सेकेंड आपका क्या है, एंटी नोड वाले केसेस। एंटी नोड, तो एंटी नोड वाले केस में क्या होगा, एंटी नोड वाले केस में दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा सकता है, 2a। या तो अपवर्ड डायरेक्शन में 2a जा सकता है या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a जा सकता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, प्लस या माइनस 2a हो सकता है। आर का वैल्यू क्या बताओ जरा, वो क्या है, 2a cos kx इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a। 2a क्या हो गया, कैंसिल। समझ आया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, cos kx क्या मिलेगा, प्लस या माइनस 1 मिलेगा। देयरफॉर kx क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ प्लस या माइनस 1 मिलेगा। cos के टेबल में प्लस 1 या माइनस 1 कब आता है, शॉर्टकट बताया था मैंने, cos n पाई इज माइनस 1 रेज़ टू n, यानी ये कब आता है, n पाई पे आता है। तुम्हारी किताब के हिसाब से p पाई पे आता है। समझ में आ गया, नहीं पता है नॉन मैथ्स के बच्चों को तो याद कर लेंगे। समझ में आ गया, इतने से के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थोड़ी बैठना है, याद कर लेने कुछ चीजें, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये जाएगा kx, तो kx क्या हो जाएगा, p पाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहाँ पर मुझे बात समझ में आती है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, k का वैल्यू क्या होता है, होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, x इज इक्वल टू हो जाएगा p पाई। बताओ क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया, ऐसे है। तो p कहाँ से स्टार्ट होगा, p स्टार्ट होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आया, क्लियर हो गया। 0 से स्टार्ट होगा तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा, नोड मिलेगा। ये गड़बड़ हो रही है ना, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्यों, अगर मैं 0 यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0, 0 मतलब क्या है, रिजिड एंड, रिजिड एंड पे हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है, एंटी नोड नहीं बनता है। तो यहाँ पर p का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आती, ठीक है ना। आप उसको नोड भी बना सकते हो 0 से स्टार्ट करके, डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन लिया कहाँ पर है। समझ आ रहा है, आप इधर पे ओरिजिन मान लो अपना, तो नोड भी तो बन सकता है। समझ में आ गया। इसको 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन कहाँ से लिया है, ठीक है, इस तरीके से। चलो भाई, तो ये कौन सा है, ये एंटी नोड का पोजीशन है। तो आप क्या लिखोगे बताओ, x इक्वल्स टू एंटी नोड कहाँ मिलेगा आपको, 0 पे मिलेगा, दूसरा लैम्बडा बाई 2, फिर बोलो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा बाई 2 यानी लैम्बडा, फिर क्या हो जाएगा बताओ जरा, 3 बाई 2 लैम्बडा। समझ में आ गया, मतलब 0.5 लैम्बडा, 1 लैम्बडा, 1.5 लैम्बडा, फिर 2 लैम्बडा, फिर 2.5 लैम्बडा एंड सो ऑन। समझ में आ गया, ये पोजीशंस पे आपको एंटी नोड मिलने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नोड, एंटी नोड मैंने आपको करा दिए, अब इसके आगे का पार्ट जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है, ओके।